धीरे धीरे गड्ढे में जाने की उम्र आ गई, लेकिन अकल अभी भी नहीं आई है। गवार औरत, अरे तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी नर्क बन गई। जब देखो तब मेरे मित्रों के सामने मेरी बेइज्जती करवाते रहती हो। गवार कहेंगी। छोड़िए ना जी, आपने जो कहा था वही तो किया ना मैंने। छोड़िए ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे बालों में भी दर्द हो रहा है। छोड़िए ना। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, जरा अच्छा से अच्छा पकवान बनाना, लेकिन तुमने क्या बना दिया? वही दाल चावल सब्जी रोटी। तुझे सजने संवरने का पूरा समय मिला, बालों में गजरा लगाने का समय मिला, लेकिन स्वादिष्ट भोजन बनाने का समय नहीं मिला। कामचोर औरत। छोड़िए ना जी, छोड़िए ना, हाथ में दर्द हो रहा है मेरे सिर में भी दर्द होने लगा। छोड़िए ना, मेरे बाल छोड़िए। रुक जा, अभी मैं तेरे सारे बाल ही काट देता हूँ, तू गजरा लगाने लायक ही नहीं रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे बाल मत काटिए, मत काटिए। मैं आज के बाद गजरा नहीं लगाऊंगी। अभी अभी निकाल कर मैं गजरा फेंक देती हूँ। निकाल दिया मैंने गजरा। बस मेरे बाल मत काटिए। छोड़िए ना जी, बहू भी आती ही होगी, क्या सोचेगी वो? आप ऐसे मुझ पर हाथ उठाते रहते हैं। बहू आए चाहे बेटा, मैं किसी से डरता नहीं, और तुम मुझे बहू की धमकी मत देना। मैं बहू के बाप का नहीं खाता, जिससे डरूंगा। यह मेरा घर है और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, मेरी मनमानी चलेगी। और मैं देख रहा हूँ, जब से बहू आई है तब से तू ज्यादा ही उड़ रही है। तू बहुत अपने मनमानी करने लगी है। जब मैंने तुझे कहा था कि भिंडी की सब्जी नहीं बनेगी, तो तूने भिंडी की सब्जी क्यों बनाई? घर में कोई दूसरी सब्जी नहीं थी जी, और आपने तुरंत के तुरंत ही बताया कि आपके दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो मैं क्या बनाती? क्या बनाती? अरे कुछ भी बना सकती थी, घर में 50 तरह की सूखी सब्जियां हैं। लेकिन आप ही तो कहते हैं कि अगर आपके दोस्त खाने पर घर आए तो मैं कोई भी सूखी सब्जी ना बनाऊं, क्योंकि सूखी सब्जी बनाने से आपकी बेइज्जती हो जाती है। चुप, ज्यादा जुबान मत चला, वरना तेरी जुबान काट दूंगा मैं। एक तो तुझसे एक काम भी ढंग का नहीं होता। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ हैं आप? छोड़िए ना, भगवान के लिए मुझे छोड़िए। देखिए, मधु बाजार से आ गई है, वो क्या सोचेगी कि इस उम्र में भी आप मुझ पर हाथ उठाते हैं। तुझसे कितनी बार कहूँ कि बहू की धमकी मत दिया कर तू मुझे। मैं बहू के बाप का नहीं खाता हूँ। हाँ ठीक है, जो भी बात हो, अब आप मुझे बाद में समझा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल छोड़िए। भगवान के लिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके। आप मुझे छोड़िए प्लीज। विमल जी ने शारदा जी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उन्हें अपने से दूर किया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि शारदा जी के जैसे जबड़े हिल गए थे। विमल जी तो गुस्से से कमरे से चले जाते हैं बड़बड़ाते हुए, लेकिन यहाँ शारदा जी बैठकर घुटन महसूस कर रही थी, क्योंकि इस रिश्ते में उन्होंने हमेशा बस सहन ही किया था। पहले तो शारदा जी उफ तक नहीं करती थी, वो अपने पति के सारे अत्याचार चुपचाप सहती थी, लेकिन बहू के आ जाने के बाद शारदा जी के अंदर बस इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं बहू ने उन्हें देख लिया कि उनके पति आज भी उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो बहू के सामने उनकी क्या इज्जत रहेगी। लेकिन विमल जी वह तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, उनके मन में जो आता वो अक्सर वही करते। मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं कब से आपको आवाज लगा रही थी। बाप रे, ये क्या मम्मी जी, पापा जी ने आपको थप्पड़ मारा क्या? आपके गाल पर उंगलियों के निशान दिख रहे हैं। हाँ बहू, वो बस मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। गलती हो गई थी तो पापा जी आपको इतने जोर से थप्पड़ मार देंगे? आप मुझे बताइए, आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं बहू, वो तेरे ससुर जी के कुछ दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने उन लोगों के लिए खाना बनाने को कहा था। घर में भिंडी के अलावा और कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने दाल चावल सब्जी रोटी और भिंडी की सब्जी बना दी थी। बस इसी बात पर तुम्हारे ससुर जी को गुस्सा आ गया। क्या भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं बनी थी? बहू, सब्जी तो अच्छी ही बनी होगी, तभी तो उनके सारे दोस्तों ने चुपचाप खाना खा लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मम्मी जी, अगर मान लो सब्जी अच्छी भी ना बनी हो, तो इसमें भड़कने जैसा क्या है? इतनी सी बात पर, इतनी सी गलती पर कोई कैसे किसी को चाटा मार सकता है, वो भी इस उम्र में? पापा जी को ऐसा नहीं करना था। मैं अभी जाकर पापा जी से बात करती हूँ, उन्होंने ठीक नहीं किया। नहीं बेटा, रहने दो, तुम्हारे पापा जी बहुत गुस्से में हैं इस वक्त। तुम्हारे पापा जी से इस वक्त कुछ भी कहना ठीक ना होगा। वह तुम्हें भी कुछ भी कह सकते हैं, उनका गुस्सा तुम जानती नहीं हो। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, पापा जी चाहे कितने भी गुस्से में हो, लेकिन वह कैसे ये भूल सकते हैं कि वो अपनी बहू से बात कर रहे हैं? वह मुझ पर गुस्सा नहीं उतार सकते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी बात करके आती हूँ उनसे। हे भगवान, ये तो बहुत गुस्से में है, ना जाने ये मधु को कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, क्योंकि यह तो किसी की सुनते ही नहीं है। शारदा जी की बहू बेटी की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। असल में मधु अपने ससुर जी के व्यवहार से वाकिफ नहीं थी। मधु को नहीं मालूम था कि मधु के ससुर जी का व्यवहार तो ऐसा ही है, वह हर छोटी छोटी बात में अपनी पत्नी की पिटाई करते हैं और अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती जैसे समझते हैं। लेकिन मधु ने यह पहली बार देखा था कि मधु के ससुर ने मधु की सास को इतने जोर से तमाचा मारा है कि उनके ससुर की 5 उंगलियों के निशान उसके सास के गालों पे छप गए हैं।
यह सब मधु से बर्दाश्त नहीं होता और वह गुस्से में आग बबूला होते हुए दनकते हुए सीधे अपने ससुर जी के कमरे में पहुंच जाती है। पापा जी, पापा जी। क्या हुआ? तुम ऐसे दंदनाते हुए मेरे कमरे में क्यों आई हो? पापा जी, आपने मम्मी जी के ऊपर हाथ उठाया, मम्मी जी को आपने थप्पड़ मारा। शारदा मेरी पत्नी है, चाहे मैं उसे मारूं या प्यार से रखूं, तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? तुम इस घर की बहू हो और अपनी औकात मत भूलो, समझी ना? बहू बनकर रहो, इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करो और दोबारा ऐसी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लगता है तुम इस वक्त भूल गई हो कि तुम इस घर के मुखिया से बात कर रही हो और घर के मुखिया से सवाल जवाब करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, समझी ना? अपनी औकात में रहना, बहू है, बहू बनकर ही रहना। मैं इस घर का मुखिया हूँ, मालिक हूँ इस घर का। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें इस घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ, समझी? आज तो तुमने ये गलती की कि तुम मेरे सामने सिर उठाकर बात कर रही हो, लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? दोबारा मेरे सामने ऐसे सर उठाकर बात करने की हिम्मत मत करना। क्या मतलब पापा जी? नहीं तो आप क्या करेंगे? क्या करूंगा जानना चाहती हो? तुम्हें 1 मिनट में धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगा, समझी? बदतमीज लड़की। मधु को उम्मीद नहीं थी कि उसके ससुर उसके साथ इस तरह बदतमीजी भरी बातें करेंगे। मधु अपने ससुर की बात सुनकर और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। बस कीजिए पापा जी, जितना मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, आप मुझे उतना ही अपमानित कर रहे हैं। बदतमीज मैं नहीं, आप हैं। इस उम्र में अपनी पत्नी के ऊपर, माँ जी के ऊपर हाथ उठाते हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? ये कोई उम्र है अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की? मैंने तुमसे कहा ना कि शारदा मेरी पत्नी है, चाहे मैं उसे लात घुसे से मारूं, चाहे अपने पलकों में बिठा कर रखूं। तुम पति पत्नी के बीच में बोलने वाली होती कौन हो? इस बार तो मैंने तुम्हारी गुस्ताखी माफ किया, लेकिन दोबारा तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, समझी ना? निकलो अब मेरे कमरे से। माफ करना पापा, लेकिन माफ आपने नहीं बल्कि मैंने आपको किया है, क्योंकि यह सब पहली बार मेरे सामने हुआ है इस घर में। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। बदतमीज औरत, आज तक मैंने ना अपनी पत्नी की सुनी, ना अपने बेटे की, और ना ही अपने सास ससुर की, और ना ही अपने माँ बाप की, और तेरी इतनी औकात, तुम मुझे धमकी दे रही है? बस कीजिए, आप मेरी माँ के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते और दोबारा मुझे बदतमीज मत कहिएगा, क्योंकि बदतमीजी की सारी सीमा तो आप पार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा व्यवहार करेंगे, वो भी अपनी बहू के साथ। बहू की हद में रहोगी तो बहू की तरह सम्मान मिलेगा, लेकिन ज्यादा आसमान में उड़ोगी ना तो यही सम्मान मिलेगा, समझी ना? सीधे आसमान से उठाकर जमीन में पटक दूंगा। आप मेरा सम्मान करें या ना करें, पर कम से कम अपनी पत्नी का, माँ जी का तो सम्मान करें। आप माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ये क्या माजी 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 लगा कर रखी हो तुमने? वह तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी सास है, और तुम्हारी सास बनने से पहले मेरी पत्नी है, और मैं अपनी पत्नी के साथ जैसा चाहूंगा वैसा व्यवहार करूंगा। तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? अपनी औकात में रहो, समझी ना? वो क्या है ना पापा जी कि सच में मैंने यदि माँ जी को सिर्फ सास ही माना होता ना तो मैं इस मैटर से दूर ही रहती, लेकिन मेरे लिए सास और माँ में कोई अंतर नहीं है। मैंने उन्हें हमेशा अपनी माँ की ही नजरों से देखा है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के साथ इतना अत्याचार होते हुए तो नहीं देख सकती। मेरी माँ के ऊपर कोई हाथ उठाए, उंगली उठाए, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लेक्चर ही ना कहीं और जाकर झाड़ना, समझी? फिलहाल मेरे कमरे से बाहर निकल और आने दे रवि को। तेरी खाल ना उतरवाया ना तो मेरा नाम भी विमल प्रसाद नहीं। निकल यहाँ से। बाप रे, कितना बदतमीज आदमी है ये। मधु अपने ससुर की बदतमीज देखकर बहुत हतप्रभ रह गई थी और मधु ने सोचा कि ससुर की मुंह लगना ठीक नहीं, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकलकर अपनी सास के पास आ जाती है। इतना बदतमीज इंसान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पापा जी इतने बदतमीज इंसान हैं। और मम्मी जी, मुझे तो आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि आपने इतने बदतमीज इंसान को कैसे सह लिया। अपनी जिंदगी की इतनी कीमती पल कैसे ऐसे बदतमीज इंसान के साथ गुजार लिया? क्या आपकी कोई भावनाएं नहीं थी? क्या आपका कोई अपना आत्मसम्मान नहीं था? क्या करती बेटा, माता पिता ने अपनी पसंद से इनके साथ मेरी शादी करवा दी। यह भी सरकारी नौकरी में थे और उस समय कोई सरकारी दामाद मिल जाना भगवान मिलने के बराबर हुआ करता था। उनका स्वभाव तो शुरू से ही ऐसे ही कठोर था। मेरी छोटी छोटी गलतियों पर वह एक एक हफ्ता तक मुझसे बात नहीं करते थे। इतना ज्यादा गुस्सा करते थे कि मुझ पर हाथ भी उठाते थे। अगर मैं अपना सिर उठाती या अपने घर वालों से कुछ कहने की कोशिश करती तो मुझे ही चुप करा दिया जाता था। कहते थे कि सरकारी नौकरी वाला दामाद है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ ही जाता है। ये क्या बात हुई? अरे सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल गया तो कोई भगवान नहीं मिल गया जो आप उनके इतने अत्याचार सहते रही? क्या करती बेटा, माता पिता के पास अपना कोई व्यवसाय नहीं था। भैया भाभी के ही सहारे माता पिता थे और मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं इन्हें छोड़कर मायके में आकर बैठ जाऊं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं इनके अत्याचार से बचकर अपने मायके में जाकर रह लूं। और इनके माता पिता भी ऐसे ही थे, हर छोटी मोटी गलती पर मुझे इनसे मार खिलवाते थे। उन्हें बहुत मजा आता था जब ये मेरे ऊपर हाथ उठाते थे। इतने सालों से आप यह सब सहती आ रही हैं, क्या आपने इनके खिलाफ कभी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की?
की ना बेटा, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज दबा दी जाती थी। मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। और मेरे पति को मेरे माता पिता की कमजोरी पता चल चुकी थी कि किसी भी हालत में मैं अपने मायके में जाकर रहने वाली नहीं हूँ। इसलिए उनकी और हिम्मत बढ़ गई थी और वो और खुलकर अत्याचार करने लगे थे, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत मजबूर थे। धीरे धीरे उनकी बेरुखी और बढ़ती चली गई और अब तो ऐसा समय आ गया कि हाथ में जो आता है वही उठाकर वो मुझे मार देते हैं। बहुत हो गया मम्मी जी, भले आप पहले ही कितने घुट घुट कर जी ली, लेकिन अब मैं अपने होते हुए आपको घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। अब तो फैसला होकर ही रहेगा, या तो पापा जी हम सब के साथ हंसी खुशी से इस घर में रहे, या फिर हंसी खुशी से अलग हो जाए। तू कुछ नहीं कर सकती बेटा, कुछ नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती हूँ मैं तो आज से उनका खाना पानी बंद कर रही हूँ। सब कुछ करके देख ले बेटा, कुछ हासिल नहीं होगा। वह इंसान इतना दुष्ट पापी अत्याचारी है कि उसे किसी बात से नहीं झुकाया जा सकता। उसके पास हर बात का हल होता है। इधर मधु को अपने ससुर जी के ऐसे रवैये को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने ससुर से नफरत करने लगी थी। दोपहर से शाम हो जाती है। मधु ने अपने ससुर को न चाय के लिए पूछा और न ही कुछ खाने पीने के लिए पूछा। तो मधु की ससुर ने बहुत अकड़ के साथ मधु को जवाब देते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा? अरे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, जहाँ रुपए फेंकूंगा वहाँ खाना मिल जाएगा मुझे। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? पापा जी, आपको छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि परिवार के साथ मिलजुल कर रहना झुकना नहीं कहलाता है? तुझे ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। तू मुझे लेक्चर मत दे, मुझे क्या करना है क्या नहीं। जब मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुना तो तेरी क्या सुनूंगा? और तुम लोगों ने मिलकर जो बदतमीजी की है ना, उसका परिणाम तो तुम्हें बस मेरे बेटे के आ जाने के बाद मिलेगा। ठीक है, कर लो मजे, आ जाने दो मेरे बेटे को घर। कैसी धमकियां देते हैं ये, सूखी धमकियां देते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते। अभी इनका पाला मधु से पड़ा है। ये जितने अपने आप को हीरो समझ रहे हैं ना, इनकी हीरोगिरी निकलवा दूंगी मैं। शर्म नहीं आती? एक पैर कब्र में और एक पैर जमीन में है, फिर भी मुझको को ताव दे देकर बात करते हैं। मम्मी जी, आप मुझे एक बात साफ साफ बताइए, कल को आप कहीं बदल तो नहीं जाएंगी? मैं समझी नहीं बहू, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ मम्मी कि आपने इतने साल इस बदतमीज आदमी के साथ गुजार लिया, तो क्या आपका इरादा आगे भी इन्हीं के साथ रहने का है या आप इनसे अलग होना चाहती हैं? अगर आप इनसे अलग होना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कहीं अगर अभी भी सारे अत्याचार सहने के बाद भी आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आपको चुनना होगा, या तो आप बेटे बहू के साथ रहिए या फिर अपने ऐसे निर्दयी जानवर जैसे पति के साथ। अब फैसला आपके हाथ में है। नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो? कौन औरत ऐसे बदतमीज आदमी के साथ रहना चाहेगा? वह तो मेरी मजबूरी थी, मेरा कहीं और कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ इनके साथ रहती थी। लेकिन अगर इनसे दूर होकर तुम लोगों के साथ रहने की बात आएगी ना, तो मैं खुशी खुशी रहूंगी, क्योंकि नफरत होने लगी है मुझे इस इंसान से। मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, रात दिन इसकी सेवा की, लेकिन इसने हमेशा मुझे अपने पैर की जूती ही समझा। इधर मधु की सास भी विमल जी से बहुत परेशान हो चुकी थी। वह भी उनसे दूर रहना चाहती थी। विमल जी बड़े ही अकड़ के ताऊ के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं और खाना खाकर आकर बाहर हॉल में ही बैठे रहते हैं। वह अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। रात को करीब 8 बजे जब विवेक ऑफिस से आता है तो विवेक को रोकते हुए विमल जी विवेक से कहते हैं, अरे पापा, क्या हुआ? आप यहाँ गुस्से में क्यों बैठे हैं? जिस घर की औरतें सिर उठाने लगती है ना, उस घर के मर्द को ऐसे ही बाहर बैठना पड़ता है। अरे पापा, क्या हुआ बताइए ना। देख बेटा, तू अपनी पत्नी को संभाल कर रखना सीख ले, वरना बहुत बुरा हो जाएगा अंजाम। लेकिन पापा, क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बचपन से तू मुझे देखते आया है ना कि पत्नी को कैसे रखते हैं। तुझे पता है ना कि अपनी पत्नी को कैसे काबू पर रखा जाता है। मैंने शुरू से ही तेरी माँ को अपने काबू में रखा, लेकिन तू अपनी पत्नी को काबू पे नहीं रख पा रहा है। लेकिन पापा, क्या किया है मधु ने? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तेरी पत्नी ने मुझे आज आंखें दिखाई, मुझसे बदतमीजी की। क्या? ये क्या बोल रहे हैं पापा? मधु बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वैसे मधु ने बदतमीजी क्यों की? बेटा, तू कारण ढूंढ रहा है कि तेरी पत्नी ने मेरे साथ बदतमीजी क्यों की? तुझे तो कारण नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि सीधे कमरे में जाकर अपनी पत्नी को 2-4 हाथ मारना चाहिए और उसे तमीज सिखाना चाहिए। सिखा अपनी पत्नी को जाकर कि ससुर के सामने कैसे रहा जाता है। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जा अंदर जा, मुझसे सवाल मत कर और 2-4 जड़ दे उसे, उस बदतमीज औरत को। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं मधु के लिए? क्या गलत कह रहा हूँ? तुझे याद है ना, जब मेरे माता पिता तेरी माँ की मुझसे शिकायत करते थे तो मैं जमकर तेरी माँ की कुटाई करता था। ऐसे ही तो अपने माता पिता का सम्मान किया जाता है बेटा। तू भी जा, तू भी जमकर कुटाई कर उस बदतमीज औरत की, तब उसे अकल ठिकाने आएंगे। अरे वो इस घर की बहू है और उसे बहू ही रहने दे, इस घर की मालकिन बनाने की जरूरत नहीं है। बस कीजिए पापा, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपकी उम्र हो चली है, लेकिन आपकी अकड़ अभी भी ऐसी ही है। आपको क्या लगता है
कि आप जैसे माँ के साथ व्यवहार करते हैं वैसे मैं अपनी पत्नी के साथ करूंगा? कभी नहीं पापा। मुझे स्त्रियों का सम्मान करना बखूबी आता है। यह संस्कार आपने तो मुझे नहीं दिए, लेकिन यह संस्कार मुझे मेरी माँ ने दिए हैं। बुढ़ापे में भी आपसे शांति से रहा नहीं जा रहा है क्या? अरे शांति से खाओ पियो और घर में रहो। ये दुनिया भर के कलह कलेश करने की जरूरत क्या है आपको? खुद भी शांति से रहिए और घर में सबको शांति से रहने दीजिए। ये बेकार के तमाशे बंद कीजिए पापा। अब पहले की बात अलग है, लेकिन अब की बात अलग है पापा। अब ये बहू बेटी वाला घर हो चुका है। कल को आप दादा पे बन जाएंगे, तब भी क्या आपका व्यवहार ऐसा ही रहेगा? छी, धिक्कार है तेरे जीवन पर। तुझे बेटा कहने में शर्म आ रही है मुझे। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। तेरे अंदर, तेरे रगों में मेरा खून नहीं दौड़ रहा है, नहीं तो तू ऐसे औरतों की तरह बात नहीं करता। छी, नकारा निकम्मा कहीं का। पापा, औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती है। अच्छा, तो तू मेरे सामने जबान चलाएगा? अगर तुम लोगों को अपनी ही चलानी है ना तो निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से, समझे ना? निकल जाऊंगा पापा, निकल भी जाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि मेरी पत्नी की गलती क्या है? क्या किया है उसने जो आप ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं मधु के लिए? आप अंदर आइए, मैं आपको बताती हूँ क्या आखिर क्या बात हुई है घर में। हाँ, जा जा जा, अपनी पत्नी के पल्लू से बंध जा। औरत का सम्मान करना औरत के पल्लू से बंधना नहीं होता। तू मुझे ज्ञान मत दे, मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तेरा ज्ञान ना तू अपने पति को ही दे, उसे ही ज्ञान की जरूरत है। पापा, हद होती है, वो आपकी बहू है और क्या आपने ये तेरा मेरा लगा कर रखा है? शर्म आनी चाहिए आपको। बस इतनी सी बात है, इन्होंने माँ के ऊपर हाथ उठाया, वह भी इतने जोर का हाथ उठाया कि इनके हाथों की उंगलियों के निशान माँ के गालों पर उभर गए। बस यही बात कहने के लिए मैं इनके कमरे में गई और इनसे बस यही पूछा मैंने कि माँ को इतने जोर से मारने की जरूरत क्या है, वह भी बिना किसी गलती के। तो यह तो मुझ पर भड़कने लगे, मुझे उल्टा सीधा कहने लगे, यहाँ तक घर से निकालने की धमकी तक देने लगे। पापा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तब आप माँ के ऊपर हाथ उठाते थे, तब तो मैं कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ पापा, और आप इस तरह मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाएंगे यह तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चुप रह, मेरी माँ मत कर। तेरी माँ मेरी पत्नी भी है और तेरी माँ बनने से पहले ही वो मेरी पत्नी है, तो मैं अपनी पत्नी के साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूँ। तुम लोग मुझे अपना ज्ञान मत दो। सही कहा पापा, आपको किसी की ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप किसी से ज्ञान ले ही नहीं सकते। पहले मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा और आपका व्यवहार कहीं ऐसा ही रहा तो मैं रुपए कमाऊंगा और अपनी माँ को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक मालूम ही नहीं था कि आप आज भी माँ के ऊपर हाथ उठाते हैं, वरना कब के मैं अपनी माँ को यहाँ से दूर ले गया होता। मुझे लगता था पापा कि धीरे धीरे करके आपने अपनी आदत सुधार ली, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज भी आप मेरे पीछे से माँ के ऊपर हाथ उठाते हैं। तुम लोग छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? और वैसे भी शारदा मेरी पत्नी है, चाहे मैं उसे मारूं या प्यार से रखूं, उस पर मेरा पूरा अधिकार है। तुम लोग क्यों अपनी टांग बीच में घुसा रहे हो? पापा, वह आपकी पत्नी है तो मेरी माँ भी है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है, फिर मैं इनके ऊपर अत्याचार होते कैसे देख सकता हूँ? अच्छा पापा, एक बात बताइए, पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है ना? तो जब पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है तो क्या पत्नी भी अपने पति के ऊपर हाथ उठाती है? अरे बेटा, तू थका हार आया है, क्यों यहाँ अपना दिमाग खराब कर रहा है? आना अंदर चला, आकर कुछ खा पी ले बेटा। गवार औरत, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। नहीं पापा, आप मेरी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। विमल जी जैसे ही शारदा जी के ऊपर हाथ उठाने को आगे बढ़े तो विमल जी का बेटा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और हाथ झटकते हुए कहता है, खबरदार पापा, अगर आपने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। और अगर मेरी पत्नी ने मेरी माँ के लिए आवाज उठाई है ना तो मेरी पत्नी बिल्कुल सही है। आप परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह घर मेरा है, मेरे पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। तुम लोग मेरे साथ रह रहे हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह रहा हूँ, और यदि तुम लोग मेरे साथ रह रहे हो तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से रहना होगा। और तुम लोग मेरे हिसाब से नहीं रह सकते ना तो इस मनहूस औरत को लेकर निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से। बहुत घमंड है ना पापा आपको अपने रुपयों पर, अपने इस घर पर, तो ठीक है चले जाएंगे हम लोग इस घर से। अब इस छत के नीचे ना ही मेरी माँ रहेगी और ना ही मेरी पत्नी। मैं अपनी माँ और पत्नी को लेकर आज ही निकल जाऊंगा। खबरदार, तू अपनी पत्नी को लेकर जा, तू मेरी पत्नी को लेकर नहीं जा सकता। मेरी पत्नी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं अपनी माँ को लेकर जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। चलो माँ अंदर, चलकर अपना सामान बांध लो। खबरदार, खबरदार शारदा, अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तुम्हें तो मेरा गुस्सा मालूम ही है। जब तक उनका बेटा जिंदा है तब तक अब उनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। चलो माँ अंदर चलो। ये क्या माँ, पापा आज भी आपके ऊपर हाथ उठाते थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं क्या बताती बेटा, मार खाना ही मेरी किस्मत में लिखा था। किसी से शिकायत करती भी तो क्या करती, कभी किसी ने मेरी सुनी ही नहीं, तो चुपचाप मार खाने की आदत सी पड़ गई थी मुझे। लेकिन माँ,
ऐसे इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को भी ये समझ में आए कि पत्नी पर हाथ उठाना अपराध है। क्या शिकायत करेंगे बेटा, क्या सबक सिखाएंगे? ना ही वो कभी अपने माँ बाप से डरते थे और ना ही कभी मेरे माँ बाप से। कभी कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जिससे वो डरते, इसीलिए उनकी शिकायत मैं किसी से नहीं कर पाई। माँ, इन सब के अलावा एक और रास्ता है, कानूनी रास्ता। कानून की सहायता लेना था आपको, कानून आपकी मदद जरूर करती है। बेटा, ये थाना कचहरी से भगवान बचाए, मैं कभी भी थाना कचहरी के बारे में सोचती तक नहीं। मुझे तो घबराहट होती है थाना कचहरी का नाम लेने से। माँ, अब समय बदल गया है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे पुलिस को फोन करके बुला सकती हैं और अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकती हैं और तुरंत ही आपको सहायता भी दिया जाता। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ माँ। लेकिन बेटा, तेरे पापा गांव मोहल्ले के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर उन्हें पुलिस ले जाएगी तो उनकी इज्जत तो। माँ, अभी भी आपको उनकी इज्जत की पड़ी है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी आपके ऊपर अत्याचार किया, आपके ऊपर हाथ उठाया, आप अभी भी उनकी इज्जत के बारे में सोच रही हैं और अभी भी उन्होंने आपको धमकी दी है कि आप एक कदम भी घर से बाहर निकालेंगी तो वो आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या करूं बेटा, बचपन से यही तो सिखाया गया था कि डोली उड़ती है माँ बाप के घर से और आरती उड़ती है पति के आंगन से। ये सब बकवास बातें हैं माँ। जिस इंसान ने आपको इंसान समझा ही नहीं, उसके लिए इतना त्याग बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इस तरह शारदा जी के बेटे ने पुलिस को फोन लगाया और तुरंत ही पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँच गई और वह विमल जी को गिरफ्तार करने लगे। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरा इतना बड़ा घर है, मैं घर छोड़कर पुलिस थाने क्यों जाऊँ? बहुत शौक है ना औरतों के ऊपर अत्याचार करने का। अब तुम्हें हम बताएंगे कि अत्याचार करना क्या होता है। अरे शर्म नहीं आती? एक पैर कब्र में और एक पैर जमीन में है, फिर भी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं। सीधी सादी पत्नी का पाला पड़ा था, इसीलिए पत्नी के ऊपर अत्याचार कर रहा था। छोड़ो छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना है। शारदा रोक लो मुझे, मैं तुम्हारे माथे का सिंदूर हूँ शारदा। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर विमल जी की हेकड़ी 2 मिनट में निकल गई और वह अब अपने बेटे बहू के सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। शारदा इन लोगों से कह दो कि लोग मुझे छोड़ दे। मैं आज के बाद तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा शारदा। नहीं, मैं आज नहीं रुकूंगी। अरे तुम जैसे इंसान के नाम का सिंदूर भरने से तो अच्छा है कि मेरा माथा सूना ही रहे। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। हर इंसान को सही समय आने पर अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। फिर तुम कैसे अपने कर्मों के फल को चुकाने से चूक सकते हो? तुम्हें भी तो हिसाब देना ही होगा ना। तुमने 40 साल मुझे ब्लैकमेल किया, मुझ पर हाथ उठाया, मैं घुट कर जी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरा बेटा है मुझे देखने वाला, मेरी देखभाल करने वाला। अब मुझे तुम्हारे नाम की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इस घटिया इंसान को। देख लूंगा तुझे। अरे कब तक जेल में रहूंगा? एक न एक दिन तो छुट कर आऊंगा, फिर बताऊंगा तुझे, तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बेटा, ना जाने क्यों आज अजीब सी शांति महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों का जो मेरे सिर के ऊपर बोझ था, मैंने आज उसे उतार कर फेंक दिया है। लेकिन ये सब तुम लोगों के कारण हुआ है बेटा। अगर तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया होता, मुझे सहारा नहीं दिया होता, तो मैं मरते मर भी जाती, पर तुम्हारे पापा के अत्याचार से नहीं छूट सकती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मधु बेटा। आज ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाया है। तुमने मुझे एक बेटी का प्यार दिया। कभी भी तुमने मुझे एहसास नहीं कराया कि हम माँ बेटी नहीं बल्कि सास बहू हैं। मधु बेटा, अगर तुम्हारी जैसी बहू हर सास को मिल जाए ना, तो हर सास का जीवन फूलों की तरह खिल जाए, उसके जीवन में कभी कोई दुख ना रहे बेटा। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो तुम मुझे बहू के रूप में मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। माँ जी, आप मेरा धन्यवाद मत कीजिए। सबसे पहली बात, अत्याचार करने वाले से ज्यादा गुनहगार ना अत्याचार सहने वाला होता है। आपने अत्याचार सहा, इसीलिए पापा जी की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने लगातार आपके ऊपर अत्याचार किया। अगर आपने पहले ही उनके खिलाफ आवाज उठा ली होती तो शायद आपको अब तक उनके अत्याचार न सहने पड़ते। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।